नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है ये सोशल सिक्योरिटी बिल, जो सामाजिक सुरक्षा बिल लाया जा रहा है वर्कर्स के लिए, उसमें भी खास तौर पे ऐसे वर्कर्स जो ओला उबर के लिए काम करते हैं, स्विगी जोमेटो के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। तो इन जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए इसमें क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, फ्रांस में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, उसी से संबंध में है कि धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र ये कैसे दोनों साथ में चल सकता है। हम फ्रांस का उदाहरण देखेंगे, हम भारत का देखेंगे और हम अमेरिका का इसमें एक उदाहरण देखेंगे। उसके बाद में हमारा जो तीसरा आर्टिकल है ये प्रिजन रिफॉर्म्स, जो हमारे जेल सुधार है उनके बारे में बात करता है। तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या सुधारों की बात की गई है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं, वो यह है कि D614G ये समाचार में हमें किस कारणवश सुनने को मिला। और आपका ऑप्शन ए है एन एक्सोप्लेनेट। तो ये एक एक्सोप्लेनेट है। आपको बता दूं एक्सोप्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि सूरज के अलावा और दूसरे किसी तारे या और किसी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके बाद में ऑप्शन जो आपका बी है वो है एस्ट्रॉइड, जो है उल्का पिंड। ऑप्शन सी है कोविड 19 म्यूटेशन। या ऑप्शन डी एक इंडिजीनियस मिसाइल। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न यह है कि भारत में कोर्ट और पुलिस इनके रिफॉर्म्स के लिए बात करी हुई है, लेकिन अगर हम जेल प्रशासन के बारे में बात करें, हम जेल सुधारों की बात करो, तो ये हमारे समय की आवश्यकता है। इस कथन पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर, तो ये समाचार में क्यों है। जो हमारा सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 है, जो 4 कोड आने वाले हैं लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड, उसी में से एक कोड है सोशल सिक्योरिटी बिल। तो इन्होंने कोशिश करी है कि ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो काम करते हैं इन्हें इसके एक परव्यू में लाया जाए। तो प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म to access other organization or individual to solve specific problem or to provide specific service or any such other activity which may be notified by central government in exchange of payment। तो यहाँ पर आप जो सेवा है, आप जो आपका कार्य किसी और से करवाते हैं, ये आप एक डिजिटल माध्यम के थ्रू करवाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के भी थ्रू हो सकता है। उदाहरण के लिए जो हमारे फूड ऑर्डर करते हैं हम, स्विगी जोमेटो, ये उदाहरण है इसके। ओला उबर जो हमारी कैब सर्विसेज है, ये भी इसका एक उदाहरण है। तो इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहलाते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है इन्हें प्लेटफॉर्म वर्क हम इस डेफिनेशन के इस परिभाषा के अंदर समझ सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अलावा है ये कहता है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर एंड वर्कर फॉर बेसिक वेलफेयर मेजर। तो यहाँ पर ना सिर्फ प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर बल्कि जो केंद्र सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे वर्कर जो इन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए। तो यहाँ पर ये एक जवाबदेही तय करता है ये सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। तो इसकी आलोचना की गई है। आलोचना किन बिंदुओं पर गई है, सबसे पहले तो ये है कि गिग वर्क और अनऑर्गेनाइज्ड वर्क में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करता है। गिग वर्क वो हो गया जैसे फ्रीलांसिंग का वर्क हो गया, तो ये हमारा गिग वर्क माना जाता है। और अनऑर्गेनाइज जैसे असंगठित क्षेत्र के काम। तो इसमें कहीं भी एक डिस्टिंक्शन, एक अलग अलग पार्टीशन करते हुए ये नहीं दिखता है। तो इसमें काफी लोग इंक्लूड हो जाएंगे, और जिनके लिए ये बनाया गया है उन तक हो सकता है ये सुविधाएं, ये सोशल सिक्योरिटी ना पहुंच पाए। तो ये क्लैरिफिकेशन समय के साथ में आएगा। देखते ही ये जब कानून पे चर्चा होंगी तो क्या इसमें इस क्लैरिफिकेशन आ पाएगा। कि उसके अलावा अगर हम कैलिफोर्निया और ऑन्टेरियो की बात करें तो इन्होंने गारंटी किया है मिनिमम वेज और वेलफेयर बेनिफिट के लिए इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज इन ईयू
तो जो यूरोपीय यूनियन है वहां पर भी इसको बढ़ावा दिया गया है, इनके लिए काम करने की बात कही गई है। उसके अलावा वाई एम्प्लॉय स्टेटस इज बीइंग डिमांडेड, तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस कि इनके कर्मचारी का एम्प्लॉय का स्टेटस क्यों मांग की गई है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्कर आर लार्जली डिक्टेटेड बाय मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल्ड वायर्ड बाय एल्गोरिथम। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम वर्क करता है, इनको जो भी काम मिलता है एक एल्गोरिथम के थ्रू मिलता है कि पहले ही एक एल्गोरिथम बना दिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड इनको वर्क अलोकेट किया जाता है। तो एंट्री इनटू ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी आर डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग एक्सेस टू व्हीकुलर एसेट्स। तो यहाँ पर जैसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी फूड डिलीवरी हो गए, ये भी जो वर्कर काम करते हैं ये उनके खुद के व्हीकल्स पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो राइड शेयरिंग है, ओला उबर है, अब इसमें ऐसा है कि हर जगह किसी किसी शहरों में ओला उबर खुद अपना असेट प्रोवाइड करता है, लेकिन मैक्सिमम रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि ये ओला उबर भी जो कैब चलाते हैं ये उस ड्राइवर की खुद की ही होती है। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको आना है तो ये ड्राइवर्स को आप लोन ले सकते हैं ये व्हीकल खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं ये लोन प्रोवाइड करती भी है, उसमें मदद भी करती है, उनकी स्कीम्स होती है, और उसके अलावा ये फिर इनको एज अ वर्कर बना देती है। तो यहाँ पर इनका शोषण ना हो इसके लिए इनको कर्मचारी एक एम्प्लॉय की स्टेटस की डिमांड की गई है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतने जरूरी क्यों है हमारे सिस्टम के लिए। सबसे पहले तो ये डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज में काफी ज्यादा मदद करी है इन्होंने महामारी के इस दौर में, जिससे सारी सर्विसेज बंद हो गई थी, लेकिन हम टोटल जब घरों में बैठ गए थे तो ये वर्कर्स फिर भी काम कर रहे थे सर, सब अपनी एसेंशियल सर्विसेज जो थे वो जो हमको प्रोवाइड करने का काम था ये कर रहे थे। उसके साथ में कीपिंग प्लेटफॉर्म कंपनी अफ्लोट, तो यहाँ पर एक जवाबदेही बनाए रखने की जरूरत है। तो रोल एज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण हो जाता है, सस्टेनिंग डिमांड ऑफ ड्राइविंग एग्रीगेटर्स। तो यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक डिमांड बना रहे एग्रीगेटर्स का उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दूसरा हमारा आर्टिकल आज की बात करते हैं कि जो फ्रांस का धर्मनिरपेक्षतावाद है, जो सेक्युलरिज्म है, उसके बारे में और भारत के परिदृश्य में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको हाल ही में पता होगा सैमुअल पैटी जो है इनकी हत्या कर दी गई फ्रांस में। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि इम्बॉडिड द रिपब्लिक टॉट पीपल्स टू बिकम सिटीजन एंड फाउट फॉर फ्रीडम एंड रीजन। जैसे ये टीचर थे एक, तो इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, तो फ्रेंच रिपब्लिक जो फ्रांस गणराज्य है इसका नेचर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1904 में रिपब्लिकन लॉ was passed, आर्टिकल 1 and 2 प्रोवाइडेड फॉर सेक्युलरिज्म। तो 1904 में जब रिपब्लिकन लॉ आया तो उसके आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में धर्मनिरपेक्षतावाद की बात की गई है। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जे चैरेक, इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की सेक्युलरिज्म की प्रैक्टिस के लिए, धर्मनिरपेक्षतावाद हमारे देश में अच्छे से चल सके, उसीलिए उन्होंने फ्रांस में एक एक्सपर्ट इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। उसके बाद में स्टेसी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 2003। तो स्टेसी रिपोर्ट आई और इसने न्यू सेक्युलर लॉ की बात करी जो कि 2004 में पास हुआ। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें पूर्ण रूप से कहा गया था कि जो लोकतंत्र है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला जो है वो सेक्युलरिज्म है, वो धर्मनिरपेक्षतावाद है। बट इस्लाम जो है वो इस हिस्से में एक इनकॉम्पिटिबल है, अच्छे से बैठ नहीं पाता है जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। राइटर ये बताते हैं यहाँ पर न्यू एक्ट डिफाइन 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स, तो 3 सिद्धांतों की बात करी है नए एक्ट ने। पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और रिलीजन, धर्म और जो व्यक्ति है उसके बीच की बात की गई है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो बात करता है राष्ट्र और इंडिविजुअल के बारे में, इक्वालिटी इन लॉ फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ, स्टेट व्यूज इंडिविजुअल एज सिटीजन नॉट अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप। तो यहाँ पर जब स्टेट और इंडिविजुअल की बात की गई है तो यहाँ पर जो राष्ट्र है वो उनके इंडिविजुअल को एज ए नागरिक देखता है, ना कि किसी धर्म का हिस्सा या किसी धर्म का मेंबर।
उसके साथ में न्यूट्रलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो स्टेट है, उसकी एक न्यूट्रलिटी होगी। उसके लिए कोई भी धर्म बड़ा या कोई भी धर्म छोटा नहीं होगा। ये स्टेट और रिलीजन के बीच के संबंध को बताता है ये तीसरा सिद्धांत। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड इक्वलिटी इन लॉ इज लार्जली डिपेंडेंट बाय न्यूट्रलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर एक निरपेक्षता बनाए रखने की आवश्यकता है पॉलिटिकल पावर्स को। उसी से ये जो एक फ्रीडम है कॉन्साइंस का, आपके धर्म को प्रैक्टिस करने का, उसके साथ में समानता के भाव का, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। तो उसके साथ में सेक्युलरिज्म इन डेमोक्रेसी, अलग अलग लोकतंत्र में हम बात करते हैं कि कैसे धर्म निरपेक्षता वाद चलता है। द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू प्रॉब्लम ऑफ चर्च एंड स्टेट। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो हमारे पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी वर्ल्ड है हमारा, यहाँ पे चर्च को सबसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, वैसे वैसे स्टेट को इम्पोर्टेंस दिया गया, और उसके बाद में स्टेट और चर्च जो है, जो रिलीजन और आपका राष्ट्र है, इनको एक दूसरे से अलग करने की बात की गई। तो बाइबल जो है, बाइबल रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिक ड्युअलिटी, द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर जो बाइबल है, ये बात करता है, ये अलग अलग चीजें डील करने की अनुमति देता है, लौकिकतावाद को और अध्यात्म को। लेकिन इस्लाम में इन दोनों को अलग करने की बात नहीं कही गई है, राइटर ऐसा बताते हैं। उसके साथ में यूएस में अगर हम बात करें, अमेरिका में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है चर्च और स्टेट का। उसके साथ में अमेरिकन अगर संविधान में भी अगर हम देखें, अमेरिकी संविधान में देखें, तो वहां पे गॉड का कहीं भी रेफरेंस नहीं है। वहां पे उनके ईश्वर का उन्होंने कहीं भी व्याख्यान नहीं दिया है, ना बात की गई है। उनका आर्टिकल 6 जो है वो कहता है, नो रिलीजन टेस्ट शेल एवर बी रिक्वायर्ड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर एनी ऑफिस। तो अगर आपको कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है, तो उसके लिए रिलीजन किसी भी तरीके का कोई भी आड़े नहीं आ सकता, और यहाँ पे रिलीजन का टेस्ट होने वाली कोई बात होती ही नहीं है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1791 का हुआ, उसमें कांग्रेस शेल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। तो किसी रिलीजन को खड़े करने के लिए, धर्म को खड़े करने के लिए कांग्रेस जो वहां का संसद है, वो किसी भी तरीके की मदद नहीं करेगा। ये वहां का सबसे पहला संशोधन है वहां के संविधान में। अगर भारत की बात करें, तो नेवर हैड अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट रिलीजन। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा केंद्रीय संस्थान नहीं है जो रिलीजन को रेगुलेट करे। सेक्युलरिज्म की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है हमारे 42nd अमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में जो हमारे संविधान में हुआ, और उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, धर्मनिरपेक्षतावाद जो है, वो इंसर्ट किया गया। यही फ्रांस में देखें, तो फ्रांस में डिड नॉट फुली सेपरेट चर्च एंड स्टेट अंटिल 1905 लॉ। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा कि कमिटी सेटअप की गई, कानून लाया गया था 1904 में, उसकी चर्चा हुई, वो 1905 में पास हुआ। उससे पहले चर्च और स्टेट जो थे, उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था। तो आप एक धर्म का इंटरफेरेंस देख सकते हैं स्टेट में 1904 तक फ्रांस में। उसके बाद में आर्टिकल 1 जब आया, तो फॉर्मली स्टेट फ्रांस एज ए सेक्युलर रिपब्लिक, तो उसने फ्रांस को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में रिकॉग्नाइज करा। उसके बाद में फ्रेंच प्रेसिडेंट ओनली हेड हु स्टिल अपॉइंट सम कैथोलिक बिशप। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनके पास में कुछ पावर है, वो सिर्फ हेड करते हैं, कुछ कैथोलिक बिशप को अपॉइंट करने का भी उनके पास में राइट है। उसके बाद में 2011 में जो लॉ आया, वो इलीगल बताता है किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि को जो कि आपका फेस कवर करता है। और फेस कवर करने की जब हम बात करते हैं, तो वो किसी धर्म विशेष पर आ जाता है। ये एक मुद्दा यहाँ पर इसीलिए बना हुआ है कि पब्लिक स्पेसेस में आप अपना फेस कवर नहीं करेंगे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कदम उठाए हुए थे। इसमें शायद किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल बात नहीं हुई थी, या इंटेंशन नहीं हुआ होगा। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, ये पेंडेमिक एंड रीपॉपुलेशन ऑफ प्रिजन्स। तो यहाँ पर जो हमारे जेल है, उनकी बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम न्याय की जब बात भी करते हैं, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें पुलिस भी आते हैं, उसमें कोर्ट भी आते हैं, उसमें प्रिजन सिस्टम भी आता है, हमारा जेल का सिस्टम भी आता है। हमने पुलिस की बात काफी बार करी है, हमने न्यायालयों की बात काफी बार करी है, लेकिन प्रिजन के बारे में हम वैसे भी चर्चा बहुत कम करते हैं। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे। So last month, the Chief Justice of Delhi High Court refused to extend कोर्ट ब्लैंकेट ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू इनमेट्स। तो हुआ ये कि पेंडेमिक के दौर में एक परमिशन दी गई
हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इंटरिम बेल देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंडर ट्रायल लोग हैं जेलों में हमारे, और जेलें ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। लेकिन यहाँ पर हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम ये जो ब्लैंकेट एक ऑर्डर हमने पास करके रखा था, अब ये नहीं होगा। दिल्ली हाई पावर्ड कमिटी फॉर डिकंजेशन ऑफ प्रिजनर डायरेक्टेड अ फाइनल 30 डेज एक्सटेंशन और रिलीज। तो यहाँ पर जो हाई लेवल कमिटी है, इन्होंने बात करी कि आप डायरेक्ट करें, 30 डेज एक्सटेंशन यहाँ पे देने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उससे मना कर दिया गया। सो आफ्टर री एंट्री टोटल पॉपुलेशन इन दिल्ली प्रिजन इज लाइकली टू बी रीच 20,000। वो अनमैनेजेबल एक फिगर बात की गई है कि 22,000 तक का बढ़ जाएंगे। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 10,033 लो कैपेसिटी है, तो आप समझ सकते हैं दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। ये खुद दिल्ली के जो प्रिजन के डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने इसकी बात की गई है। तो कोविड के महामारी के दौर में अगर हम देखें तो मार्च 2020 में प्रिजन रिलीज कॉन्विक्ट ऑन इमरजेंसी पैरोल एंड अंडर ट्रायल्स ऑन इंटरिम बेल आफ्टर एससी ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उसके बाद में मार्च के बाद में इंटरिम बेल पे रिहा किया गया, पैरोल पे और इंटरिम बेल पे जो अंडर ट्रायल लोग थे उन्हें रिलीज किया गया। तो दिल्ली में बात करें तो अगर दिल्ली में देखें तो 7,000 प्रिजनर्स को रिहा करा, यूपी में वही 9,000 प्रिजनर्स को रिहा किया गया। दिल्ली प्रिजन इन अक्टूबर 2020 क्राउडिंग वाज 155%। तो अगर अक्टूबर 2020 की बात करें कि इनको रिलीज कर दिया, उसके बाद में कि अगर अभी की स्थिति देखें तो 155% यहाँ पे क्राउडिंग हमको देखने की मिलती है। और अगर सरेंडर होते हैं तो अगर सरेंडर को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये 200% हो जाएगा। उसके बाद में यूपी की बात करते हैं कि यूपी में सितंबर 2020 के आंकड़े देखें तो ये 79% क्राउडेड है। और वही अगर सरेंडर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो ये 200% तक जा सकता है। उसी के साथ में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अगर सरेंडर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मध्य प्रदेश में 180% बढ़ सकता है, वही महाराष्ट्र में ये 160% तक बढ़ सकता है। तो प्रिजन पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग पेंडेमिक बिकॉज ऑफ, तो किस कारणों से ये जनसंख्या इनकी संख्या प्रिजन्स में बढ़ने को दिखती है हमको, जो कैदी है, जो इनमेट्स है उनकी। तो पहले तो ये कि पुलिस की जो प्रायोरिटी है वो काफी मिसप्लेस्ड है, क्योंकि राइटर ने कुछ फिगर्स कोट करे गए हैं कि कोविड की जो कानून बने थे उसकी अवहेलना के लिए बहुत सारे लोगों को आपने जेल में डाला है। अगर हम इस लॉकडाउन और अनलॉक के पीरियड के देखें तो ये जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रायोरिटीज है उसको मैच नहीं करता है, क्योंकि ये और उसके अलावा भी ऐसे बहुत छोटे मोटे कानून है जिनके अंतर्गत उनको जेल में डाला गया, जहाँ पे बिल्कुल जघन्य नहीं है। और उसके साथ में एक्सेस टू जो बेल होता है, जो एक बेल लेने का आपका जो एक अधिकार भी आपके पास में है, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके तक इनकी पहुंच नहीं है इनमेट के, क्योंकि ये बहुत निचले तबके से खास तौर पे आते हैं। तो ओवर क्राउडिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक शोज, तो ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है, राइटर बताते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे आपका पुलिस का फेलियर है, यहाँ पे आपके न्यायालयों का, कोर्ट्स का फेलियर है, और यहाँ पर प्रिजन्स का भी फेलियर है, क्योंकि ये साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते थे। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ ओवर अरेस्ट एंड नीड टू रिफॉर्म अंडर ट्रायल प्रिजन पॉपुलेशन। तो ओवर अरेस्ट का जो आपका एक एटीट्यूड बना गया था कि पुलिस जो है वो पब्लिक के सर्व करने के लिए, ना कि डराने के लिए है। तो यहाँ पर आपको डिटरेंस अगर क्रिएट करना है तो डिटरेंस के लिए तो आपका मोटो होना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए कई बार अरेस्ट किया जाता है, तो वो भी आपका मोटो नहीं होना चाहिए, वो भी आपके कदम स्टेप्स नहीं होने चाहिए। और आपको काम करना चाहिए कि आप कैसे रिफॉर्म लेकर आए, और अंडर ट्रायल जो बिना किसी गुनाह होने के कारण भी पता चलता है इतने सालों बाद में, तो उनको भी इससे जूझना नहीं पड़े। प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जाए उस और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज का न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। ये है कोरोना वायरस से संबंधित में। तो D614G म्यूटेशन जो है, ये म्यूटेशन देखने को मिला है कोरोना वायरस में। तो नोवेल कोरोना वायरस में ये म्यूटेशन, बहुत से म्यूटेशन हुए हैं, उनमें से ये एक म्यूटेशन है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है एज पर स्टडी ऑफ SCIR, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि म्यूटेशन इज फाउंड व्हेन द वायरस मेक एन एरर टू मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो जब वो अपनी कॉपी बनाने के लिए फेल होता है तो ये म्यूटेशन उसमें देखने को मिलता है। इन द स्टडी ऑफ द वायरस रिप्लेस द एस्पेरेटिक एसिड D इन 614th पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड।
with glycine G since it is called D61G। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होता है एस्पेरेटिक एसिड और एमिनो एसिड के बीच में, इनका पोजीशन चेंज होता है, इसके कारण इसका नाम D61G रखा गया है। तो ये थोड़ा हमको महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अगर हम एक आउट ऑफ द एस्पिरिन की बात करें, अगर जनरल मनुष्य के हिसाब से भी बात करें, तो विथ एन इंक्रीज इन्फेक्टिविटी एंड एबिलिटी एट अटैचिंग इटसेल्फ टू द सेल वॉल, तो यहाँ पे जो इसका स्पाइक क्रिएट हो रहा है ये इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ाता है जो कि सेल वॉल्स में अटैच हो जाता है। तो थोड़ा हमको देखने पड़ेंगे इसका स्टडी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में हमको और पता करेंगे, और आशा करते हैं कि ये जो हमारा पूरा एक दौर चल रहा है कोविड का, ये जल्द से जल्द खत्म हो, ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो और वैक्सीन आए और हम आराम से पहले जैसी हमारी सारी लाइफ एंजॉय कर पाए। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।